गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। देखिए 98 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 के लिए। ठीक है, यह है टेस्ट नंबर 99। समय कम है, 27 जून को एग्ज़ाम है। प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट इसकी भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 99 तक पहुँच सकती हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आसियान से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड को आसियान के संस्थापक देशों के रूप में जाना जाता है। आसियान घोषणा को बैंकॉक घोषणा के रूप में भी जाना जाता है। चीन जो है ना, चीन आसियान क्षेत्र में विकास सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता है। बताइए, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड को आसियान के संस्थापक देशों के रूप में जाना जाता है। दूसरा वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आसियान घोषणा को बैंकॉक घोषणा के रूप में जाना जाता है। थंबनेल पर इस रिलेटेड प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर पता चल गया होगा आपको। चीन नहीं, यूरोपियन यूनियन आसियान क्षेत्र में विकास सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता है। थर्ड को एलिमिनेट करिए, है ही नहीं किसी में, केवल एक और दो, बी। तो कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ आसियान क्षेत्र के लिए विकास सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता है और वह विभिन्न पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों के लिए लाखों यूरो प्रदान करता है। आसियान की स्थापना की बात करें तो इसके संस्थापक सदस्यों द्वारा आसियान घोषणा पत्र यानी बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद हुई थी। दूसरा वाला करेक्ट हो गया। और आसियान के संस्थापक राष्ट्र कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत ऋण देने के लिए आरबीआई केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अनिवार्य करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 90% प्राथमिक क्षेत्र ऋण को आवंटित करना होता है। 100% नहीं करते, बहुत ज़्यादा है 90। ठीक है, 75% करना होता है। और पहला वाला भी गलत है, केवल वर्ड अधिकतर गलत कराता है स्टेटमेंट। कॉमर्शियल बैंक भी तो हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी तो हैं, ऐसा थोड़ी है केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अनिवार्य बनाएगा। तो गलत हो गया दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंकों को अपने धन का एक निश्चित हिस्सा कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचे, निर्यात ऋण, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अन्य क्षेत्रों में उधार देने के लिए बाध्य करता है। किसको? बैंकों को। देखिए, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और विदेशी बैंकों को इन क्षेत्रों में ऋण देने के लिए अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट के 40% को अलग करना अनिवार्य है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 75%, कितना? 75%, ना कि 90%। और 100% भी लिखा सकता ऑप्शन में, तो एलिमिनेट कर देना। ठीक है, 75% समायोजित नेट बैंक क्रेडिट आवंटन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वस्तु और सेवाओं की कीमत में अंतर की गणना करता है। दूसरा करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। नीति आयोग नहीं है, सांख्यिकी संगठन है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। इसे सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, न कि नीति आयोग। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई खाद्य, चिकित्सा, देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में अंतर की गणना करता है, जिसे भारतीय उपभोक्ता उपभोग के लिए खरीदते हैं। दूसरा वाला करेक्ट, पहला वाला इनकरेक्ट। नीति आयोग के स्थान पर क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से देश ओपेक प्लस के मेंबर हैं? बताइए। ओपेक प्लस में कौन कौन शामिल है? बहरीन, ओमान, रूस, ब्रुनेई, मैक्सिको। बहरीन है। ओमान है क्या? है। हो गए दो, करेक्ट हैं। रूस है क्या? है। ब्रुनेई है। मैक्सिको है।
सारे के सारे हो गए डी 1 2 3 4 5। तो बात करें ओपेक की। ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। इसके संस्थापक सदस्य देशों द्वारा बगदाद सम्मेलन में की गई थी। कौन कौन थे इसके संस्थापक सदस्य देश? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। कितने हैं ये? 5 है, याद रखना इन पाँचों का नाम। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के वियना में। कोई भी देश जो तेल का पर्याप्त निर्यात और संगठन के आदर्शों को साझा करता है इसका सदस्य बन सकता है। ओपेक और अन्य देश जो तेल शीर्ष तेल निर्यातक हैं के गठबंधन को ओपेक प्लस के नाम से जाना जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, ओपेक और अन्य देश जो शीर्ष तेल निर्यातक हैं, ठीक है, इन सब को सम्मिलित रूप से ओपेक प्लस के नाम से जाना जाता है। अब ओपेक प्लस देशों में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज सार्वजनिक रूप से निम्नलिखित में से किसके साथ एक सूचीबद्ध कंपनी है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर क्वेश्चन आप कीजिए। बताइए केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोनों। तो देखिए, भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज क्यों पूछा गया प्रश्न? भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के विद्युत बाजार ने मार्च 2021 के महीने में 8,248.52 मिलियन यूनिट्स का उच्च स्तर जो है वो हासिल किया है और इसने जो है ये रिकॉर्ड तोड़ स्तर हासिल किया है। ठीक है, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। यह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। कौन सी? भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। यह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित और विनियमित है तथा वर्ष 2008 से कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या है? ब्रिक्स है, रिक है मतलब रूस, भारत, चीन समूह, और है शंघाई सहयोग संगठन। उपरोक्त में से किन संगठनों में भारत और रूस दोनों सदस्य हैं? बताइए। इस तरह के प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं। कुछ संगठन दे दिए और बताइए भारत किस किस का मेंबर है। अब यहाँ तो पूछ लिया दो दो, भारत और रूस किन किन के मेंबर हैं। देखिए, ब्रिक्स के तो हैं, आपने पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत जीएस करंट अफेयर्स, तो ब्रिक्स के तो हैं। ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। और रूस, भारत, चीन समूह इसमें भी साफ साफ लिखा है। रशिया, इंडिया, चाइना इसमें भी हो गया। एक और दो हो गए। शंघाई सहयोग संगठन इसमें भी है। तीनों के तीनों के डी है इसका आंसर 1 2 3। तो देखिए, हाल ही में भारत और रूस के बीच एक आम सहमति विकसित करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे की चिंताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया। भारत और रूस ने वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को $30 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोनों देशों के समान बहुपक्षीय मंच जिसके वे सदस्य हैं, कौन कौन? ब्रिक्स, रूस, भारत, चीन समूह यानी रिक, और तो ब्रिक्स, रिक और एससीओ यानी सहयोग, शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, चीन भी मेंबर है इसका, इसका भी है चीन, इसका भी है। तो तीनों हो गए। तो भारत, चीन, रूस, भारत, चीन, रूस, भारत, चीन, रूस, भारत, चीन, रूस, भारत, चीन, रूस। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के विषय में इस बार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नाटो की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे राष्ट्रों ने मिलकर की थी। नाटो को वॉशिंगटन संधि के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। बताइए कौन सा करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा वाला भी स्टेटमेंट। वॉशिंगटन संधि, नाटो, डी, तीनों के तीनों। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हो गए। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिम यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सैन्य संगठन के रूप में की थी। ठीक है, जिसे वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, इस संधि के एक इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। इस संधि के एक प्रमुख प्रावधान में कहा गया है कि इसका कोई क्लॉज है, अनुच्छेद 5। ठीक है, उसमें कहा गया है कि यदि यूरोप या किसी उत्तरी अमेरिका में संगठन के किसी भी सदस्य पर हमला होता है तो
उस हमले को सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। ठीक है, ये साफ साफ है इनके नाटो के आर्टिकल 5 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। समाचारों में रही अनामय पहल के संदर्भ में विचार करना है। अनामय पहल, और बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। यह भारत के आदिवासी समुदायों के बीच सभी निवार्य मौतों को दूर करने की एक अनूठी पहल है। निवार्य मौत क्या होती हैं? ऐसी मौतें, ठीक है, ऐसी मृत्यु, यानी उन लोगों की मृत्यु हुई जिन लोगों को कोई रोग था, लेकिन वो रोग जो है उसका इलाज था, लेकिन इलाज उनको मिल नहीं पाया, फिर भी वो लोग मर गए। ठीक है, तो उनको निवार्य मौत कहते हैं। ठीक है, मतलब जिन मौतों का निवारण हो सकता था, उनके रोगों का निवारण हो सकता था, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, जिसके कारण वो लोग चले गए। तो हाँ, करेक्ट है, इसी से संबंधित है। इसका शुभारंभ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया है। देखिए, जनजाति लोगों की बात हो रही है तो जनजातीय मंत्रालय होगा। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है केवल। तो हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी स्वास्थ्य सहयोगात्मक कार्यक्रम अनामय का शुभारंभ किया है। करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय होगा। दूसरा वाला गलत है। वहाँ लिखा है क्या, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, देखिए, यह भारत के आदिवासी समुदायों के बीच सभी निवार्य मौतों को दूर करने के लिए सरकारी, परोपकारी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों को एक साथ लाने की अनूठी पहल है। ठीक है, अभी यहाँ देख लेते हैं निवार्य मौत। ऐसी बीमारियों के कारण होने वाली मौतें जिनकी रोकथाम संभव है, फिर भी लोग चले गए। देखिए, यह भारत के जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को बेहतर करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को एकीकृत करेगा या करेगी ये पहल, अनामय पहल। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इस प्रश्न में पिछले 1-2 दिन से बड़ा ही द्वंद्व है, आज क्लियर कर देंगे वो द्वंद्व। ये यूपी पीसीएस के टेस्ट में 2-3 बार ऐड कर दिया गया है। देखिए, तेलंगाना, पहला स्टेटमेंट है तेलंगाना के रामगुंडम में, ठीक है, तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का पहला सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, यानी इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है 600 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जा रहा है। पहली बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों निर्माणाधीन है, अभी तैयार नहीं है कोई सा भी। यहाँ बात क्या हो रही है, इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये तैरता हुआ है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ, इम्पोर्टेंट है। क्षमता कितनी है इसकी? 100 मेगावाट, तैरता हुआ, फ्लोटिंग, तेलंगाना के रामागुंडम में। ये बात ख़त्म हो गई, निर्माणाधीन है। और दूसरा वाला है 600 मेगावाट क्षमता वाला, ये भारत का तो बड़ा है ही है, दुनिया का भी सबसे बड़ा है, लेकिन ये क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है। तैरता बैठता नहीं है ये, तैरता ये वाला है। ठीक है, तैरता हुआ फ्लोटिंग वाला कौन सा है? इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, 100 मेगावाट क्षमता, यह है 600 मेगावाट क्षमता, मध्य प्रदेश में, ऊपर वाला है तेलंगाना में। ठीक है, क्लियर हो गया, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। अब सी है इसका आंसर। तो देखिए, तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, यानी इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके मई में शुरू होने की उम्मीद है। यह रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट जलाशय में स्थापित किया जा रहा है। यह सौर परियोजना राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी द्वारा कमीशन की जाएगी और लगभग 423 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल होंगे। यह सौर पैनल जलाशय के 450 एकड़ क्षेत्र को कवर करेंगे और भविष्य में इसका विस्तार किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं एमपी वाले की। तो 600 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग नहीं है, तैरता नहीं है, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जा रहा है। 3000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के 2022 और 2023 तक बिजली उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा।
तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे, इम्पोर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।